आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प और थोड़ी अजीब राजनीतिक स्थिति पर बात करने वाले हैं जिसे देखकर शायद कोई भी हैरान रह जाए। जरा सोचिए, केरल में यूडीएफ ने पूरे 10 साल बाद 102 सीटों के भारी बहुमत के साथ सत्ता में एक ऐतिहासिक वापसी की है। लेकिन गजब की बात देखिए, जश्न मनाने के बजाय ये इतनी बड़ी जीत तुरंत ही एक ऐसे नेतृत्व संकट में बदल गई है जिसने पूरी पार्टी को ही मानो पंगु बना दिया है। चुनाव तो जीत लिया गया है, लेकिन आम सहमति कहीं पीछे छूट गई है। आइए जरा गहराई में चलकर समझते हैं कि आखिर इस भारी जीत के बाद पर्दे के पीछे ऐसा क्या खेल चल रहा है जो एक नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर ही नहीं लगने दे रहा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, केरल का नेतृत्व संकट। दूसरा, 3 नेता और 1 कुर्सी। तीसरा, सामाजिक संतुलन की दुविधा। चौथा, पोस्टर, विरोध और छवि। और अंत में असम की चेतावनी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, केरल का नेतृत्व संकट, एक अटका हुआ जनादेश। यह महज कोई छोटी मोटी प्रशासनिक देरी नहीं है। राज्य में एकदम स्पष्ट जनादेश मिलने के कई दिनों बाद भी पार्टी अभी तक अपना मुख्यमंत्री ही नहीं चुन पाई है। दांव पर क्या लगा है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस नंबर से लगा सकते हैं, 102। एक पूरे दशक के बाद जनता ने पार्टी को 102 सीटों का इतना प्रभावशाली और स्पष्ट जनादेश दिया है। लोगों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार की उम्मीद में वोट दिया था, है ना? लेकिन अब यही ऐतिहासिक जीत इस आंतरिक गुटबाजी और खींचतान के कारण खतरे में पड़ती नजर आ रही है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 3 नेता 1 कुर्सी, सत्ता का ये बड़ा संघर्ष। चलिए देखते हैं कि ये पूरा गतिरोध बन कैसे रहा है। पर्दे के पीछे मुख्य रूप से 3 कद्दावर नेता हैं जो शीर्ष पद यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी की होड़ में हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों ही दावेदारों की राजनीतिक ताकतें और काम करने का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले हैं केसी वेणुगोपाल, जिनके पास 43 विधायकों का सबसे बड़ा समर्थन है। इनका स्टाइल दिल्ली में हाईकमान के करीब रहने और एआईसीसी महासचिव के तौर पर संगठन को संभालने का रहा है। वहीं दूसरी तरफ वीडी सतीशन हैं, 35 विधायकों के समर्थन के साथ। ये एक बेहद आक्रामक जमीनी नेता हैं। विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने 5 साल तक पिछली सरकार को बड़े विवादों पर बहुत ही आक्रामक तरीके से घेरा था। और तीसरे हैं रमेश चेन्निथला, जिनके पास भले ही 22 विधायक हों, लेकिन उनका प्रशासनिक अनुभव एकदम बेजोड़ है। राज्य के गृह मंत्री के तौर पर कानून व्यवस्था संभालने का उनका एक लंबा और शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब आप खुद सोचिए, इन अलग अलग नेतृत्व शैलियों के बीच से किसी एक को चुनना कितना बड़ा सिरदर्द होगा। और बात सिर्फ अपनी अपनी पसंद की होती तब भी ठीक था। यहाँ तो केंद्रीय नेतृत्व को खुलेआम अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। अगर वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री चुना जाता है तो पार्टी को तुरंत 2 उपचुनावों का सामना करना पड़ेगा, एक लोकसभा और एक विधानसभा का। वहीं सतीशन ने एकदम साफ कह दिया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला तो वो कैबिनेट में कोई और पद लेंगे ही नहीं। और चेन्निथला का खेमा इस बात पर अड़ा है कि उनके इतने दशकों के अनुभव और वरिष्ठता का सम्मान होना ही चाहिए। मतलब साफ है, किसी एक को भी चुनना बाकी 2 को नाराज करने की 100% गारंटी है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ पढ़ते हैं, सामाजिक संतुलन की दुविधा, जनसांख्यिकीय एकरूपता। इस राजनीतिक रस्साकशी के अलावा एक और बहुत बड़ा लेकिन छिपा हुआ मुद्दा है जो पार्टी की व्यापक सामाजिक रणनीति को खतरे में डाल रहा है। देखिए, केरल की राजनीति में जातीय संतुलन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। राज्य की हिंदू आबादी के इस जनसांख्यिकी विवरण यानी डेमोग्राफिक ब्रेकडाउन पर जरा गौर कीजिए। कुल हिंदू आबादी में ओबीसी वर्ग का हिस्सा पूरे 60% है, सामान्य वर्ग 30% है और SC/ST मिलाकर 10% है। ये आंकड़ा समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि नेतृत्व के चयन में इतनी सावधानी क्यों बढ़ती जा रही है। और असली दुविधा यहीं से शुरू होती है। ये जो तीनों शीर्ष दावेदार हैं, सतीशन, वेणुगोपाल और चेन्निथला, ये तीनों एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि यानी नायर समुदाय से आते हैं, जो उस 30% सामान्य श्रेणी का हिस्सा है। अब इसकी तुलना पिछली सरकार से कीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन एझवा समुदाय से थे, जो उस विशाल 60% ओबीसी आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे। अब तीनों उम्मीदवारों की एक ही जाति से होने के कारण ये डेमोग्राफिक होमोजेनिटी या जनसांख्यिकीय एकरूपता अन्य बड़े सामाजिक समूहों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बिल्कुल सीमित कर देती है। और ऐतिहासिक आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं।
केरल के अब तक के 12 मुख्यमंत्रियों में से 9 हिंदू रहे हैं और उनमें से 5 अकेले इसी नायर समुदाय से थे। अब आला कमान को ये चिंता सता रही है कि अगर फिर से उसी समुदाय का मुख्यमंत्री बना दिया गया तो पार्टी की जो सर्वसमावेशी या सबको साथ लेके चलने वाली रणनीति है उस पर गंभीर सवाल उठ खड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, पोस्टर, विरोध और छवि, सड़क पर लड़ाई। ये जो अंदरूनी दुश्मनी अब तक बंद कमरों में चल रही थी ना, वो अब पूरी तरह से सड़कों पर आ चुकी है। आपको क्या लगता है, दिल्ली में बैठे आला कमान इस सबसे खुश हैं? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी इन सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शनों से बेहद नाराज हैं। उनका स्पष्ट रूप से यह मानना है कि यह सीधे तौर पर जनता के जनादेश का अपमान है। इतनी शानदार जीत के बाद अनुशासनहीनता यह संदेश देती है कि नेताओं के लिए सत्ता पाना पार्टी और जनता से कहीं ज्यादा जरूरी है। सड़कों पर तो वाकई में अराजकता का माहौल है। समर्थक खुलेआम रैलियां निकाल रहे हैं। हाई कमांड के साफ आदेशों के बावजूद पार्टी मुख्यालय पर बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगा दिए गए हैं। अलापुजा में तो पोस्टर तक लगा दिए गए हैं कि उपचुनाव से बचने के लिए वेणुगोपाल को सांसद ही रहने दिया जाए। जरा सोचिए, इसका आम मतदाताओं पर क्या असर पड़ता है। एक शानदार जीत के तुरंत बाद एक मजबूत और स्थिर सरकार की छवि पेश करने के बजाय ये सब पोस्टर और बैनर पार्टी को एक विभाजित घर के रूप में पेश कर रहे हैं। वोटर्स को लग रहा है कि सरकार चलाने से पहले ही ये आपस में लड़ रहे हैं। और अंत में 5वां हिस्सा, असम की चेतावनी, अतीत की गूंज। इस फैसले में हो रही देरी कितनी भारी पड़ सकती है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास से एक बहुत बड़ा सबक लेना होगा। ये पूरा घटनाक्रम हमें असम की उस पुरानी और गंभीर स्थिति की याद दिलाता है। 2011 में जब असम में जीत मिली थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच एक भयंकर दरार पैदा हो गई थी। शर्मा के पास 54 विधायकों का भारी समर्थन था, फिर भी उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। और नतीजा क्या हुआ? उन्होंने और उनके समर्थकों ने पार्टी ही छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए और अंततः पार्टी ने उस पूरे राज्य की सत्ता ही खो दी। ये एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक है कि विधायकों के समर्थन और अंदरूनी गुटबाजी को अगर सही तरीके से नहीं संभाला गया तो इसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि असम एक अपवाद था, तो जरा पुडुचेरी का उदाहरण देख लीजिए। 2008 में गुटबाजी के चलते ही एन रंगास्वामी को मुख्यमंत्री पद से दरकिनार कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और अंततः एनडीए के साथ मिलकर वहां की सत्ता हासिल कर ली। ये घटनाएं साफ बताती हैं कि इस वर्तमान संकट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इसी एक गंभीर सवाल पर आकर टिकता है। इतनी शानदार चुनावी जीत के बाद पार्टी खुद अपने ही बनाए जाल में उलझ गई है। 3 महत्वाकांक्षी नेता, एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि होने के कारण जातीय समीकरणों की एक बड़ी चुनौती और सड़कों पर होता अनुशासनहीन प्रदर्शन। क्या हाईकमान असम और पुडुचेरी जैसी गलतियों से बचते हुए समय रहते इस पहेली को सुलझा पाएगा, या फिर ये ऐतिहासिक जीत किसी बड़े राजनीतिक संकट की महज एक शुरुआत है? इस पर सोचने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आगे क्या होता है, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा।